हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल प्यारे से परिवार आगमन स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके जीएस के सिलेबस को लेकर के। आपका जीएस का सिलेबस किस तरीके से असाइन किया गया है और कैसे पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जाएगा। हम बात करते हैं कि जैसे जीएस के जो सेगमेंट होते हैं, जैसे जो जीएस के सेगमेंट होंगे हम उनमें क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हमारी जीएस पे आती है, तो क्या होता है जीएस? जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज़ हम पढ़ेंगे। जनरल स्टडीज़ में हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें हमें पढ़ना है। जैसे जीएस में हम 4 सेगमेंट पढ़ते हैं, उनमें चारों में हम डिवाइड करेंगे अलग अलग। जैसे हमारे 4 भाग होंगे। एक होगा आपका राजनीति विज्ञान। ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था, ना कि राजनीति विज्ञान हमें पढ़ना है। हमें राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना राज्य व्यवस्था है। हम राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। अगला सेगमेंट हमारा आता है हिस्ट्री। इतिहास पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है भूगोल। ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आता है आपका इकोनॉमिक्स या फिर अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे राज्य व्यवस्था हो गया, इतिहास हो गई, भूगोल हो गया। इसके बाद आपका अर्थशास्त्र या फिर अर्थव्यवस्था हमारी कैसे चलती है, हम उसके बारे में जानकारी करेंगे। अब हमें पढ़ना है। अब ये मोस्टली आपके टॉपिक्स हैं जिनसे आपके जीएस के मोस्टली 80 to 90% सिलेबस आपके कवर होते हैं। अब 80 to 19% सिलेबस आपका कवर करने के बाद अब हम आपको एक टॉपिक की ओर लेके चलेंगे जिसका नाम होगा अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानकारी करेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या कैसे कैसे शुरू होगा, उन सब चीज़ों की जानकारी हम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अब हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते क्या है, जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था, पहली चीज़ तो हमारा ये होता है कि अर्थव्यवस्था कहते किसको है। उसके बाद अर्थव्यवस्था कहते किसको है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंस क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है कि धन। धन किस चीज़ से संबंधित होता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से पैसे जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था को पढ़ करके हम समझेंगे। अब जैसे आएगा हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे, पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो जैसे हम अर्थशास्त्र पढ़ना है या अर्थव्यवस्था पढ़नी है, ये चीज़ हम कब समझेंगे, हमारे सिलेबस में क्या है, अर्थशास्त्र है या अर्थव्यवस्था है। तो पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में दोनों में अंतर क्या होता है। अब हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि हम क्या पढ़ें जिससे हमें अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था समझ में आए। तो इसलिए हम एक आपको डिफिनीशन आपको बताते हैं, जीडीपी या जीएनपी या फिर राष्ट्रीय आय। इन जैसे राष्ट्रीय आय हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय में हम पढ़ेंगे जीडीपी।
अब हम जीडीपी डिफाइन करेंगे, जीडीपी को समझेंगे, जीडीपी के क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या उसके मूल हैं, उन सभी चीज़ों को समझेंगे जिससे हमें अर्थव्यवस्था के बारे में एक कोर कॉन्सेप्ट का पता चलता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहते किसको हैं? अब हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानेंगे। इसका जीडीपी की एक बेसिक परिभाषा या फिर डिफिनीशन हम देखेंगे। डिफिनीशन देखेंगे क्या होती है, कैसे होती है। अब डिफिनीशन इसकी क्या होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाती है। अब हम देखेंगे, एक बार हम लिखते हैं पूरी डिफिनीशंस, आप लोग नोट करिएगा कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब हम जीडीपी देखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हम इसको एक बार तोड़ने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इसमें एक एक पॉइंट हम समझेंगे। अब जैसे हमारा आता है अर्थव्यवस्था, अगला इसका मेन पॉइंट है वित्तीय वर्ष, उसके बाद है वस्तु एवं सेवाएं, अंतिम मौद्रिक मूल्य। हम इन चार चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे जिससे हमारा मौद्रिक मूल्य, वस्तु किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जैसे हमारा पहला पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अब हम अर्थव्यवस्था समझने के लिए पहले अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में अर्थशास्त्र होता नहीं है, बट हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे नहीं, बट हम अर्थशास्त्र को जो समझ लेंगे तो हमें अर्थव्यवस्था समझने में आसानी होगी। इसलिए हम अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। जैसे अब अर्थव्यवस्था हुई, अब अर्थशास्त्र कहते किसे हैं? आता है अर्थशास्त्र। हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो अर्थशास्त्र होता है ये आपका सैद्धांतिक पक्ष होता है, और जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है ये आपका व्यवहारिक पक्ष होता है। ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं, हम अगले पेज पे चलते हैं और हम अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र को समझते हैं। अर्थशास्त्र, पहले चीज तो हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र आया कहां से, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। पहली चीज आती है अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है।
अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। और क्यों माना जाता है? इन्होंने 1770 में एक पुस्तक लिखी जिसे कहते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को डिफाइन किया। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें धन या फिर अर्थ यानी धन, जिसमें धन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें हम धन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये पुस्तक में धन से संबंधित अध्ययन किया, उसको बताया कि अर्थशास्त्र में कैसे धन कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, कैसे वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है, इसका मौद्रिक मूल्य कैसे बनता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, जिससे इन्हें अर्थशास्त्र द वेल्थ ऑफ नेशंस की नामक पुस्तक में इन्होंने डिफाइन किया, जिसकी वजह से इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अब देखिए, ये अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से कैसे कनेक्टेड है। जैसे अर्थव्यवस्था तो एक सैद्धांतिक पक्ष हो गया कि धन कहाँ से आता है, कैसे जाता है, ये एक डिफिनीशन है, एक जैसे एक किताबी डिफिनीशन होती है कि अर्थशास्त्र एक डिफिनीशन, लेकिन व्यवहार में ये कैसे काम करता है, व्यवहार में ये कैसे चलता है, इसके बारे में अध्ययन हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। तो यही अर्थव्यवस्था, हमें अर्थशास्त्र न पढ़ करके हमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, और हमारे सिलेबस में अर्थव्यवस्था का ही मूल रोल है और हमें अर्थव्यवस्था ही पढ़नी है। तो अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो अच्छा, ये अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इसको देखने से पहले हम दो चीजें देखेंगे। अर्थशास्त्र के भाग कितने होते हैं, अर्थशास्त्र के भाग कितने होते हैं। ये अर्थशास्त्र जो है, एक मिनट हम इसको डिलीट करते हैं। ये पहले हम अर्थशास्त्र को क्लासिफाई कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, अर्थशास्त्र में दो भाग होते हैं। एक होता है समष्टि, और दूसरा होता है व्यष्टि। एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। दोनों होते क्या हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि समष्टि लिखा है, समष्टि इंग्लिश में हम इसको लिख देते हैं माइक्रो इकोनॉमी, और इसको लिखते हैं माइक्रो। हम पढ़ते हैं इधर अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इधर पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में आप जब उच्चारण करेंगे तो शायद सेम लग रहा होगा इंग्लिश का उच्चारण, बट दोनों में डिफरेंस होता है। माइक्रो क्या होती है कि किसी छोटी चीज का हम अध्ययन करते हैं। छोटी चीज का मतलब किसी व्यक्ति की इनकम क्या है, किसी कंपनी की साख क्या है, किसी कंपनी की इनकम क्या है, कंपनी में किसी कंपनी की व्यक्तिगत आय और व्यय, उसकी इनकम, उसकी पूंजी का अध्ययन हम ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। किसी व्यक्ति की आय, पूंजी, इन सब का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति या कंपनी, व्यक्ति या कंपनी, बट हम इधर आएंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक पूरे देश, किसी देश की सीमा के बारे में, सीमा के अंदर क्या उत्पादन हो रहा है, क्या उपभोग हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं
भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं तो इसमें जैसे आ गई बेरोजगारी, बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति, हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। अब जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, उसमें कि क्या कैसे गरीबी है, कैसे बेरोजगारी है, कैसी उसकी मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को बहुत नगण्य पढ़ना है, बट हमारे सिलेबस में ये वाला जो समष्टि अर्थशास्त्र का पोर्शन है ये ज़्यादा है। तो हमें पढ़ना, फोकस किस पे करना है, समष्टि अर्थशास्त्र पे। तो हम समष्टि शास्त्र से होकर के अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। तो जैसे अर्थशास्त्र तो एक सैद्धांतिक पक्ष हो गया कि हाँ अर्थशास्त्र होता क्या है, धन कैसे आता है, कहाँ जाता है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में हम अपने जीवन में, जैसे किसी चीज़ को एक सिद्धांत होता है कि हमें ऐसे रहना चाहिए, जैसे हमारी जो इथिक्स होती है, नैतिकता, तो नैतिक एक सिद्धांत है, नैतिकता एक सिद्धांत है, बट उसको हम कैसे अनुसरण करते हैं कि मम्मी पापा के पैर छूना है या फिर क्या क्या उनमें कर्म करने हैं, हमें सुबह उठना है, ब्रश करना, हमारा जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उन सब का एक व्यवहारिक रूप जो हम अप्लाई करते हैं। वैसे ही अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, बट अर्थव्यवस्था जो होती है हमारा वो व्यवहारिक पक्ष होता है। तो हम आगे देखते हैं, अगली हमारी डिफिनीशन क्या होती है। हमने क्या समझा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अगली चीज हमारी आती है, हमारी डिफिनीशन में आया था वस्तु एवं सेवा। हमें दो चीजें समझनी है, वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु किसे कहते हैं और सेवा किसे कहते हैं। हम इन दो चीजों को देखेंगे। वस्तु, वस्तु क्या होती है, एक चीज देखिए, वस्तु किसे कहते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं। वस्तु वह होती है, वस्तु वह होती है जो दृश्य होती है। वस्तु वह होती है जो दृश्य होती है, परंतु इतना ही नहीं, बहुत सारी वस्तुओं को हम अपनी अर्थव्यवस्था में उनको वस्तु नहीं मानते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, वस्तु वह होती है जो दृश्य होती है तथा जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है। अब इसमें देखिए, वस्तु वह होती है जो दृश्य होती है तथा जिनका मौद्रिक मूल्य होता है। अगली चीज हम देखेंगे, सेवा। सेवा किसे कहते हैं, सेवा, सेवा से हम समझते हैं कि सेवा करना किसे कहते हैं। हम लोग बहुत सेवा को, माँ अपने बच्चों की सेवा करती है और टीचर्स अपने बच्चों की सेवा करते हैं, स्टूडेंट्स की सेवा करते हैं। तो हम सेवा में समझते हैं क्या होता है। सेवा जो होती है, सेवा अदृश्य होती है, सेवा अदृश्य होती है, परंतु इसका मौद्रिक मूल्य होता है। मौद्रिक मूल्य होता है। सेवा अदृश्य होती है परंतु इसका मौद्रिक मूल्य होता है। हम अर्थव्यवस्था में उन किसी भी चीजों को शामिल नहीं करेंगे जिनका मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। जैसे घर में की जाने वाली मम्मी या फिर घर में जो महिलाएं सेवा करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धुलती हैं, अदर जो क्रियाएं करती हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जीडीपी के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। उनका, जैसे मम्मी घर पे काम करती हैं तो उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता है, उनको धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम एक चीज देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में हम अर्थ जुड़ा ही है, तो मतलब अर्थव्यवस्था में वही सारे काम जोड़े जाएंगे, वही सारे कार्यक्रम होंगे जो धन से संबंधित हों। तो हम यहां पर एक चीज देखेंगे, वस्तु और सेवाओं में हमें डिफरेंस कहां से करना है। जैसे आपको दे दिया गया एक किसान जो अपने एक खेती करता है, खेती करके 10 क्विंटल
अनाज उत्पादन करता है, 10 क्विंटल अनाज उत्पादन किया, वो क्या किया कि 2 क्विंटल अनाज वो बाजार में बेच दिया, 8 क्विंटल वो अपने लिए रख लिया। तो अब इसमें हम अर्थव्यवस्था में कितने को शामिल करेंगे? हम इसमें अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्विंटल को शामिल करेंगे, क्योंकि हमें जो हम खुद खाए हैं, क्योंकि जैसे जिसे हम खुद खाए हैं, हमने खुद उपभोग किया है, किसान ने उत्पादन किया, खुद उपभोग कर गया, उसके बदले में, उसके एवज में उसे पैसे नहीं मिले, तो वो अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं होगा, आपके जीडीपी में शामिल नहीं होगा। परंतु जो 2 क्विंटल वो ले जाकर के मार्केट में सप्लाई किया है, मार्केट में बेचा है, उसके बदले में उसे पैसे मिले हैं, तो जो पैसे मिले हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति हुई है, हम वही उतने को अर्थव्यवस्था या फिर अपनी जीडीपी में शामिल करेंगे। इसी को लेकर के ऐसे विवाद होते रहते हैं। एक होती है केयरिंग इकोनॉमी। हम केयरिंग इकोनॉमी किसे कहते हैं? सबसे बड़ी चीज होती है कि हम केयरिंग इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी को हमने केवल 2 भागों में पढ़ा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। आगे हम इसके भी डिवीजन करेंगे, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्षेत्रक। अक्सर आपके सिलेबस में शायद 3 ही सेक्टर तक होते हैं, तृतीय क्षेत्रक ही होते हैं, बट हमें 2 और आपको बताएंगे, जो 2 क्षेत्रक और होते हैं उनके बारे में भी। लेकिन इसी में एक ऐड होती है देखभाल अर्थव्यवस्था, केयरिंग इकोनॉमी। वो ऐड होती है जो माँ अपने बच्चों की सेवा करती हैं, जो घर में देखभाल की जाती है, देखभाल के लिए जो सेवाएं होती हैं, उसे केयरिंग इकोनॉमी में शामिल किया जाता है, और वो इकोनॉमी का एक अलग भाग हो जाती है, जिसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। हम आगे देखते हैं, हमारी वस्तु और सेवाएं समझ में आ गई, 2 चीजें अच्छे से समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, हम मान के चलते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हमारी जीडीपी की परिभाषा में। अगला क्या शब्द था जिसे हमें समझना है? तो अगला शब्द हमारा होता है मौद्रिक मूल्य या फिर मौद्रिक कीमत। अब जैसे हम ऐसी वस्तुएं, मौद्रिक मूल्य किसे कहते हैं, या फिर मौद्रिक वस्तु हम समझते हैं। तो मौद्रिक वस्तु को हम समझते हैं, तो जैसे किसी वस्तु को हम बेचते हैं, जैसे मान लो ये मेरा एक मार्कर है या पेन है या फिर अदर कोई चीज है, हमने इसको बेचा या फिर किसी को दिया, उसके बदले में हमें धन मिला या फिर पैसे मिले, तो हम उसे मौद्रिक वस्तु में काउंट करते हैं। और जैसे इसको मैंने किसी को गिफ्ट किया, किसी को उपहार दे दिया, कहीं जा रहे थे, मेरा कोई दोस्त मिल गया, मैं उसे दे दिया, तो ये आपकी मौद्रिक वस्तु में शामिल नहीं होती है। अब ऐसे ही देखते हैं, ये हमने पूरा समझ लिया कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, वस्तु क्या है, सेवा क्या है। अब हमें एक चीज समझना है, घरेलू सीमा। आपकी जीडीपी की परिभाषा में घरेलू सीमा का महत्व होता है। हम किसको घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन मानेंगे, किसको घरेलू सीमा के बाहर उत्पादन मानेंगे। तो हम घरेलू सीमा समझते हैं कि जैसे आपकी एक भौगोलिक सीमा अलग होती है। भौगोलिक सीमा आपका भारत का जो नक्शा होगा, भारत की जो बाउंड्रीज होंगी, उसे मानते हैं। बट घरेलू सीमा ऐसी नहीं होती है। घरेलू सीमा वह भी होती है जैसे कोई भारतीय कंपनी विदेश में जाकर के अपना कोई उद्यम कर रही है, वहां से जो आय हमें प्राप्त होती है वो घरेलू सीमा के भीतर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन हो रहा है वो भारत की कंपनी है, बाहर गई है, व्यापार कर रही है, वहां से जो अर्थ प्राप्त हो रहा है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए हम उसे घरेलू सीमा के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जीडीपी की परिभाषा और जीडीपी के जो तत्व हैं वो समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं तो अगला हमारा क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ते हैं। अब तो ये तो मैंने किसका डाइवर्जन किया था, डिवीजन किया था अर्थशास्त्र का। अब हम डिवीजन देखते हैं अर्थव्यवस्था का। ठीक है, अर्थव्यवस्था को कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है,
इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं तो इसके तीन क्षेत्रक जो मूलतः हैं, हम उनमें तीन क्षेत्रक को देखते हैं। जैसे ये होगा प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक, ये पी हो गया, हम इसको हिंदी में ही लिखते हैं। जैसे ये आपका प्राथमिक सेक्टर हो गया। प्राथमिक, इसको मान लिया हम द्वितीयक। और इसको मान लिया हमने टर्शियरी या तृतीयक। अब हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक होते हैं। पहला हमारा होता है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक का संबंध मूलतः ये प्राथमिक क्षेत्रक होता है। प्राथमिक क्षेत्रक का संबंध मूलतः कृषि से होता है, कृषि से होता है। और ये द्वितीयक क्षेत्रक का मतलब उद्योग से होता है। प्राथमिक का संबंध कृषि से, द्वितीयक का संबंध उद्योग से होता है, तृतीयक का संबंध हमारा आता है सेवा से। अब हम ये समझ पा रहे होंगे कि कृषि, उद्योग और सेवा तीनों में डिफरेंस क्या है। सेवा, अब जैसे हम प्राथमिक क्षेत्रक में देखते हैं तो कृषि, तो क्या प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि अकेले है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राथमिक क्षेत्रक में हम कई सारी चीजें और ऐड करते हैं। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गई, इन सब चीजों को हम प्राथमिक क्षेत्रक में देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या बताया मैंने? कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, हम लिख देते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, खनन, खनन, उत्खनन, हम ये देखते हैं। और कई चीजें होती हैं जो प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल होती हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में हम क्या देखते हैं? इसमें हो गया आपका निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, ईटीसी। हम इसमें देखते हैं निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, ईटीसी और कई सारी चीजें। तो हम द्वितीयक क्षेत्रक में देखें क्या? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत। अब हम इसको भी देखेंगे कि निर्माण किसे कहते हैं और विनिर्माण किसे कहते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आगे हमारी तृतीयक क्षेत्रक में हम देख लेते हैं तो क्या क्या आएगा? बैंकिंग आ गया, बैंकिंग, भंडारण, ठीक है, बैंकिंग, भंडारण और कई सारी सेवाएं जो होती हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये एक सेवा है। बट ये इकोनॉमी में आपकी जीडीपी में तभी शामिल होगी जब इसके एवज में मुझे पैसे दिए जाएंगे। अब जैसे मैं अपने भाई को बैठ के पढ़ाने लगूं, या फिर घर पे किसी को पढ़ाने लगूं, किसी दोस्त को पढ़ाने लगूं, जिसके बदले में मुझे पैसे ना मिले क्योंकि उसका मौद्रिक मूल्य नहीं होगा, इसलिए वो आपकी जीडीपी में शामिल नहीं होगा। ये क्या लिखा था मैंने? अच्छा, ये यहां था तृतीयक क्षेत्रक। अब इसमें तीन चार चीजें आई हैं, तीन चार वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हमें समझना होगा। अब तीन चार वर्ड में क्या क्या है? जैसे पहला चीज है खनन और उत्खनन। खनन कहते किसे हैं? जैसे खनन और उत्खनन में बेसिक डिफरेंस तो हमें नहीं समझ में आता। खनन और उत्खनन में बहुत कॉमन डिफरेंस होता है कि जो खनन होता है उसकी जो खुदाई, दोनों का संबंध खुदाई से ही है,
कि धरती के अंदर या फिर जमीन के अंदर खोदने से ही है। लेकिन खनन और उत्खनन में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसे हमें ध्यान दे के रखना होगा कि खनन वह होता है जिसमें ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी बनी, अब इसमें जो खुदाई होगी वो ऐसे सीधा ड्रिलिंग के माध्यम से ऐसे सीधा इस शेप में होगा, ये ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है, ये हमारा खनन के अंतर्गत आता है। बट अब अच्छा, खनन के माध्यम से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? खनन के माध्यम से हम पेट्रोलियम जैसी चीजें प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम खोद करके ही, ऊर्ध्वाधर खोद करके ही प्राप्त करते हैं। हीरा हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, इन सब चीजों को हम खनन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। परंतु उत्खनन, इसी बगल में ही हम देखेंगे उत्खनन किसे कहते हैं। उत्खनन का मतलब यह हुआ कि हमने इतना खोदा, उसके बाद से हमने नीचे ना जा करके अपना इस साइड में ऐसे मूव कर लिया। ऐसी खुदाई किस चीज में होती है? ऐसी खुदाई आपके कोयला निकालने और अन्य जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, पत्थर निकालने, इन सब चीजों को लिए हमने, ये क्षैतिज होती है। ये क्षैतिज खनन होता है और ये ऊर्ध्वाधर खनन होता है, ठीक है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को खनन और उत्खनन में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऊर्ध्वाधर, हम इधर ऊर्ध्वाधर करते हैं, उधर क्षैतिज करते हैं, ये हो गया हमारा क्या? खनन। उत्खनन याद करने के लिए बता दूं तो ये खनन का मतलब नीचे खोदना और उत्खनन मतलब उत लग गया, मतलब ऊपर, ऊपर ही अपनी जो खुदाई होती है, जिन जिन प्राकृतिक ईंधनों को हम ऊपर खोद करके ही प्राप्त करते हैं, उनमें हम उसे हम उत्खनन के अंतर्गत रखते हैं। ये दो चीजें हमारी क्लियर हुई। अगली चीज हमारी आती है निर्माण और विनिर्माण। हम क्या करते हैं? निर्माण किसे कहते हैं, विनिर्माण किसे कहते हैं? हम दो चीज समझेंगे। एक होता है निर्माण। निर्माण किसे कहते हैं? निर्माण के अंतर्गत हम उन चीजों को शामिल करते हैं जिनमें आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। आधारभूत संरचना से मतलब क्या है? आधारभूत संरचना से मतलब यह है, कोई रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, कोई पोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, कोई बंदरगाह बन रहा है, तो उन्हें हम निर्माण के अंतर्गत कहते हैं। जैसे इसमें एयरपोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया और एयरपोर्ट, बंदरगाह, भवन इत्यादि। अगला आता है विनिर्माण। विनिर्माण हम किसे कहते हैं? विनिर्माण वह चीजें होती हैं जैसे हम किसी वस्तु के माध्यम से कोई नई चीज बनाएं, किसी वस्तु को हम डिस्ट्रॉय करके या फिर उसे अच्छे से उसको नए रूप में प्रस्तुत करें। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादन होने वाला गेहूं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक से हमारा गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं किसान क्या किया, उसे बाजार में बेच दिया, बाजार में वो विक्रय हुआ, वहां से एक फैक्ट्री मालिक जो ब्रेड की फैक्ट्री लगाया हुआ है वो लेके जाता है, वहां से उसे ब्रेड बनाता है। ब्रेड बनाया तो हमने गेहूं से ब्रेड बनाया, तो ये विनिर्माण के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं कि विनिर्माण का मतलब समझ में आया होगा कि विनिर्माण किसे कहते हैं। गेहूं से ब्रेड बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। एक किसान गन्ना काटता है, गन्ने की सीजन आती है हम लोगों के यहाँ, तो गन्ना क्या होता है? सप्लाई होता है, मिल मालिक जो होते हैं वो गन्ना खरीद के ले जाते हैं, तो गन्ने से जब चीनी बनाते हैं हम, तो वो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम इसको ऐसा मान करके चलते हैं कि किसी वस्तु को परिष्कृत करके, परिष्कृत मतलब उसमें उसका नवीनीकरण करके एक नए रूप में प्रस्तुत करना ही विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या फिर उसे ही विनिर्माण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं निर्माण और विनिर्माण ये दो चीजें समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे क्या कि सेवा किसे कहते हैं। सेवा में हम समझते हैं
कि जैसे हम सेवा में बैंकिंग समझे, और क्या बताया था, भंडारण हुआ। अब भंडारण कैसे होता है, जो ये किसान होते हैं, ये अपने जब कृषि की सीजन होती है, हम देखते हैं कि जो गांव में जब धान और गेहूं का जब फसलें तैयार हो जाती हैं तो इनकी कटाई होती है, मड़ाई होती है, तो किसान क्या करते हैं, ट्रकों में भर भर के इसको ले जाते हैं, स्टोर करते हैं, या फिर सरकार को सेल करते हैं। कुछ पे एमएसपी दी जाती है, कुछ पे एमएसपी नहीं दी जाती है, वो सरकार का रोल है, उसमें भी हम एमएसपी आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम समझेंगे कि भंडारण क्यों करते हैं, भंडारण सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्यों आता है। अब क्या हुआ, जो किसान उत्पादन किया उसको ले जा करके एक कांटे पे, जिसे हमारे यहाँ धर्म कांटा है फिर ऐसे नाम से जाना जाता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। तो वहां क्या होता है कि वो स्टोर करके रखा जाता है। तो जो स्टोर मालिक होता है वो कोई वस्तु नहीं बनाता है, क्योंकि बनाया कौन, किसान बनाया। और भंडार कौन किया, स्टोर मालिक। वो क्या दे रहा है हमें, सेवा दे रहा है। सेवा किस रूप में दे रहा है, वो आपके अन्न को एक स्टोर के रूप में रख रहा है, इसलिए वो हमें सेवा दे रहा है। तो इस तरीके से हमारी सेवा हो गई। ठीक है, अब वो सेवा दे रहा है, उसके बाद हम उसको बाद में भी सेल करते हैं। कुछ लोग होते हैं कोल्ड स्टोर में अपना सामान रखते हैं, वहां से फिर से प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो स्टोर में ले जाते हैं वहां से उसको सेल कर देते हैं सरकार को, तो वो सरकार खरीद लेती है। तो सरकार उसको कहीं अपनी जनता के बीच में, कहीं राशन के रूप में या फिर कहीं अन्य योजनाओं के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, या फिर किसी किसी फैक्ट्री को सेल कर देती है। कहीं ब्रेड बनता है तो कहीं अन्य आदि प्रकार की चीज़ें बनती रहती हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि सेवा क्या है, और प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है। अगला हमारा एक क्षेत्र, में दो क्षेत्र आपको और बता देता हूँ, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। वो मोस्टली आपके सिलेबस में तो नहीं होगा चतुर्थ और पंचम क्षेत्र, बट हम बता दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा एडवांस जानकारी करके रखो। हो सकता है कि कभी सिलेबस में शामिल हो, या फिर एग्जामिनर का मूड ये कब पूछ ले। तो जो चतुर्थ क्षेत्र होता है उसमें हम अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को शामिल करते हैं। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को, वो हमारा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो हमारा पंचम क्षेत्र होता है, जैसे जो चतुर्थ क्षेत्र में होता है जिसमें मेंटल एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो चतुर्थ सेक्टर में शामिल होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी आती है उसमें चतुर्थ क्षेत्र में। ये जो उपग्रह प्रक्षेपण, ये सब आपके चतुर्थ सेक्टर में आते हैं। और जो आपका पंचम सेक्टर होता है, पांचवा जो क्षेत्रक होता है, पंचम सेक्टर या फिर पंचम क्षेत्रक, पांचवा सेक्टर, उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हम ये जानते हैं कि आपके अंदर मेंटल एबिलिटी के साथ साथ निर्णय निर्माण की भी क्षमता होनी चाहिए। निर्णय निर्माण किसे कहते हैं, कि हमें कौन सी चीज कैसे अप्लाई करनी है, इतनी क्षमता आप में जब होगी तो वो आपका पंचम क्षेत्रक में आता है। पंचम क्षेत्रक का संबंध हम ये मान के चलते हैं कि लोक प्रशासन से होता है। लोक प्रशासन का मतलब होता है कि किसी जिले को एक जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो कैसे संभालता है। तो हम इसे पंचम क्षेत्रक में रखते हैं, क्योंकि वो निर्णय निर्माण, कौन सी घटना हुई होती है, किस घटना के समय उसे कैसे अपनी एक्टिविटी रखना है, वो कैसे क्रियाकलापों को अपने संचालित करता है, वो जब हमें पंचम क्षेत्रक के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम तीनों क्षेत्रक में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का संबंध देखते हैं। क्या ऐसा है कि तीनों क्षेत्रक अलग अलग हैं, या फिर तीनों में कोई रिलेशन है। तो हम ये चीज देखेंगे। आपको एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं कि ये तीनों संबंधित कैसे होते हैं एक दूसरे से। हमें क्या क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बीच में संबंध क्या होता है। जैसे प्राथमिक हो गया कृषि, प्राथमिक क्षेत्रक, इसमें हुआ है कृषि। अब हम एक चीज देखते हैं, कृषि के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं। कृषि में हम उत्पादन होता है अनाज का, ठीक है। आगे हम मत्स्य पालन, ये हुई, और ऐसी अन्य चीजें होती हैं। तो अब जैसे प्राथमिक क्षेत्र का जो अनाज है, ये उत्पादन हुआ, उत्पादन होकर के गया कहाँ, द्वितीय क्षेत्रक में। कोई कंपनी का मालिक
इस अनाज को खरीदता है, ठीक है, अनाज को खरीदता है, उसके बाद इस अनाज से वो ब्रेड बनाता है, ब्रेड बनाता है या फिर कोई भी अन्य चीजें बनाता है, तो वो द्वितीयक क्षेत्र का जो विनिर्माण होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा माल प्राप्त होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन होता है वो द्वितीयक क्षेत्र के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जैसे गन्ना, गन्ना गन्ना हुआ क्या, ये प्राथमिक क्षेत्र की चीज है, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित हुई और ये गया कहां, मिल मालिक के पास, मिल माल या फिर चीनी मिल, हम इसको मिल मालिक ना लिख करके हम सीधा चीनी मिल करते हैं, क्योंकि हमें व्यक्तिगत अध्ययन नहीं करना है, हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, तो हम समष्टता की ओर चलेंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा कि चीनी मिल, चीनी मिल, अब यहां गन्ना जो प्राथमिक क्षेत्र में गन्ना उत्पादन हुआ, ये यहां पर कच्चे माल के रूप में उपयोग किया गया, ये जो कच्चा माल उपयोग किया गया इससे बनी क्या, चीनी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों जो, इन दोनों का रिलेशन जो होता है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब जैसे चीनी मिल, अब हमें ये देखें कि क्या द्वितीयक क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है, हाँ, कैसे निर्भर होता है ये चीज हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है, द्वितीयक क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र भी द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर होता है। कैसे, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है ये यहाँ पर सेल किया अपना सामान, अपना अनाज पहुंचाया, वहां से ब्रेड बना या चीनी बनी, जो यहां से किसान जो होता है, किसान लेके आता है ब्रेड या चीनी, खेतों में काम करता है, या तो ब्रेड खाता है या तो चीनी की चाय पीता है, ठीक है। वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अन्य चीजों का उपयोग करता है। तो जिसमें जो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन हो रहा है, कच्चे माल का जो यहां से उत्पादन हो रहा है प्राथमिक क्षेत्र में, उसमें भी कहीं ना कहीं द्वितीयक क्षेत्र का योगदान होता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। अगली चीज हम देखते हैं, क्या यही दोनों संबंधित हैं एक दूसरे से, या फिर सेवा क्षेत्र का भी संबंध होता है, हाँ होता है, सेवा क्षेत्र का भी, उसको भी समझेंगे। कैसे समझेंगे, हम अगले पेज पे समझते हैं कि सेवा क्षेत्र का संबंध कैसे होता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेवा क्षेत्र। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं जिससे आप समझिएगा कि सेवा क्षेत्र कैसे इंटरलिंक है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से। अब जैसे कोई किसान अपना अनाज उत्पादन किया, अब जैसे उसके यूज करने से या फिर उसके उपभोग से अधिक उत्पादन हुआ, तो वो क्या करता है कि एक टाइम होता है कि जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होता है कि मूल्य उसका कम होता है। तो किसान करते क्या हैं, जो भी उत्पादन करते हैं उसे एक भंडार गृह में ले जाकर के रख देते हैं। कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे सप्लाई बाधित होने लगती है या फिर सप्लाई कम होने लगती है, तो किसान क्या करते हैं, उसको भंडार गृह से लाते हैं, उसको सेल करते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो आपका भंडारण हुआ, भंडारण, ये प्राथमिक, ये सेवा क्षेत्र क्या हुआ, कृषि, ठीक है। यहां से उत्पादन हुआ अनाज, अनाज उत्पादन हुआ, अनाज उत्पादन होकर के भंडार किया गया, और ये भंडार किस में आएगा आपका, ये भंडार आएगा आपका सेवा क्षेत्र में, ठीक है। ऐसे द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, ये तो हमने एक इंटरलिंक बताया आपका प्राथमिक क्षेत्र का तृतीयक क्षेत्र से। अब दूसरा इंटरलिंक हम देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र का तृतीयक क्षेत्र से। एक क्या हुआ, किसान क्या, एक कंपनी का मालिक क्या हुआ, एक कंपनी क्या होती है, किसान से खरीदती है क्या, गेहूं, गेहूं खरीदती है, गेहूं खरीदने के बाद इसका बनाती है वो ब्रेड, इसको सेल करती है, बेची, बेचने के बाद मिला क्या, पैसा। ये पैसा क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा या फिर किसी बैंक में जमा करेगा या फिर किसी को उधार देगा। अब चाहे उधार दे या फिर बैंक में जमा करे, उधार दिया या फिर बैंक में गया
तो ये आया किसके अंतर्गत? बैंकिंग के अंतर्गत। ठीक है, और बैंकिंग किस में आती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बैंकिंग आती है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये जो संबंध हुआ सेवा क्षेत्र का बैंकिंग से, ये भी कोरिलेट हुआ। इस तरीके से हम समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्रक क्या होता है और तृतीयक क्षेत्रक क्या होता है, इन तीनों में संबंध क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो हमारा आज का एक टॉपिक, हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें होता है कि जीडीपी में इन सभी क्षेत्रक का योगदान कितना है, कौन सा सेक्टर कितना योगदान करता है, हम ये चीज देखेंगे। हम ये चीज देखते हैं तो जैसे हम एक राउंड फिगर, एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा प्राथमिक, ये हुआ द्वितीयक, ये हुआ हमारा तृतीयक। ठीक है, तो हम इन सब चीजों में देखते हैं। तो जैसे प्राथमिक जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान, ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें ध्यान देना होगा, जो हमें याद रखना होगा कि प्राथमिक सेक्टर का योगदान और द्वितीयक सेक्टर का योगदान और तृतीयक क्षेत्रक का योगदान जीडीपी में कितना कितना है। हम इधर देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्रक में जो है ये 22% है जीडीपी में, ये अपना योगदान करता है। आगे हम देखते हैं तो 24%, 24% यानी 24% हमारा द्वितीयक क्षेत्रक का आता है। तृतीयक क्षेत्रक में बचा कितना, ये हुआ हमारा टोटल 20-20 40 और 4-2 6, 46%। 46% योगदान हमारा जीडीपी में ये द्वितीयक क्षेत्रक और प्राथमिक क्षेत्रक का होता है। और इसके बाद हमारा आता है तृतीयक क्षेत्रक, जिसका योगदान 54% है। आज हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे ज्यादा योगदान होता है जीडीपी में वो किस क्षेत्रक का है? तृतीयक क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्रक का। और जो सबसे कम योगदान है हमारा वो प्राथमिक क्षेत्रक का होता है, जिसमें क्या है? कृषि। कृषि, अच्छा, इस प्राथमिक क्षेत्रक में भी कृषि का कितना योगदान है? 18%। कृषि का योगदान कितना है? 18% है। अगला आता है हमारा तृतीयक क्षेत्रक। अब इसमें क्या होता है कि ये जो जनसंख्या, अब हम देखेंगे क्या इन तीनों क्षेत्रक में जनसंख्या की निर्भरता कितनी है आज के समय में। और हम आज के समय में देखते हैं तो जो 18% कृषि की जनसंख्या है, जो 18% योगदान कृषि का है जीडीपी में, इस पे निर्भर कितने लोग हैं? आपकी 45% जनसंख्या जो है वो आपकी कृषि पर निर्भर है। ये भारत की दयनीय स्थिति को दिखाता है कि जिस क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे कम है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या निर्भर है, 45%। आप ये मान के चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो हमारा द्वितीयक क्षेत्रक है। द्वितीयक क्षेत्रक में जो होता है इसमें जनसंख्या कितनी निर्भर है? इसमें निर्भर जनसंख्या 24% है। ठीक है, ये हुआ कितना? ये 24% इधर और 45% इधर। ठीक है, और जो हमारा तृतीयक क्षेत्रक है सेवा क्षेत्रक, सेवा क्षेत्र में हमारी जो जनसंख्या है वो 31% निर्भर जनसंख्या है भारत की। ठीक, अच्छा, ऐसा क्यों है? क्या आजादी के बाद से ऐसा था या फिर अब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है? हमारा ये जो कृषि का 18% कृषि का जीडीपी में योगदान, ये 45% जनसंख्या का भार वहन करता है। इधर ये द्वितीयक क्षेत्र में 24% निर्भर जनसंख्या, इसमें 24% ये जीडीपी में भी योगदान करता है। और जिसमें हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देता है
54%। उस क्षेत्र से हमारी जो निर्भर जनसंख्या है केवल 31% है। ऐसा क्यों, ये भी चीज हम देखेंगे। तो हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं 1951 से, जब भारत आजाद हुआ, पहली बार सीएसओ की स्थापना की गई। ठीक है, सीएसओ क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, जिसके द्वारा पहली बार ये सारे आंकड़े प्रस्तुत किए गए। तो हम उस समय के कुछ डाटा को क्लियर करते हैं, जिसको मैं अगले पेज पे देखता हूं। ठीक है, ये 1951 टू 52 के आंकड़े हैं। और ये ऐसे नहीं है कि आंकड़े पुराने हो गए तो आपसे पूछे नहीं जा सकते हैं, कभी भी आपसे उठा के कोई भी आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। तो उस टाइम पे जो जीडीपी में योगदान था प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है, ये पी मैं लिख देता हूं, और इसमें जो योगदान था ये 50% जीडीपी में योगदान करता था। जीडीपी का 50% हुआ करता था। जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका, सेकेंडरी सेक्टर में आपका होता है 15% योगदान हुआ करता था। ये विनिर्माण क्षेत्र है। ये निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में आपका 15% जीडीपी का योगदान। तो सही तो है, 55% जीडीपी में है, जीडीपी का 55% है। और इधर जो है हमारा विनिर्माण सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र की, इसमें 15% है। जीडीपी में योगदान तब करता था जब भारत आजाद हुआ था। अगला सेक्टर हम आता है टर्शियरी। इसमें और इसमें मिला के हुए कितने? 17%। हमारे खत्म हो गए 17%। जो तृतीयक क्षेत्र में बचता है, इसमें बचता है आपका 30% योगदान जीडीपी का। ठीक है, तो जीडीपी का 30% योगदान यहां था, 55% आपका प्राथमिक सेक्टर से था, और 15% आपकी जीडीपी का सेकेंडरी सेक्टर से हुआ करता था। क्या जनसंख्या निर्भरता भी यही थी? नहीं, तब में और अब में डिफरेंस हो गया है। जो जनसंख्या निर्भरता थी, जो प्राथमिक क्षेत्रक है, इस पे ये जो 55% जीडीपी में योगदान करता था, इस पे निर्भर जनसंख्या होती थी 70%। क्योंकि तब सेवा क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ था, विनिर्माण क्षेत्र का भी उतना विकास नहीं हुआ था, तो इसलिए जो आपके मूल जनसंख्या होती थी वो कृषि कार्यों में ज्यादा संलिप्त होती थी। तो इसलिए हमारी 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर हुआ करती थी। अगला हमारा है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र में हमारी 10% जनसंख्या लगी होती थी। अगला है हमारा 10 और 70, 80 हो गए, 80%। जो 20% बचा वो यहां है, 20% निर्भर जनसंख्या। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे 1951-52 और 2024-25 या फिर 25-26, अब तो 25-26 चल रहा है, बीत चुका है, अब 26-27 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो ये समझते हैं कि ये हमारा पूरा जीडीपी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और जीडीपी में योगदान, निर्भर जनसंख्या और जीडीपी, ये सब सारी चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का ये जो अंतिम टॉपिक है ये समाप्त हुआ। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का धन्यवाद।